मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बता दिया था कि CMIS AMIS क्या होता है, वो कैसे एक्शन करता है, उसका क्या रोल होता है ना। ये मैंने आपको बताया था, है ना। और देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो रिजेक्शन होता है, it is due to different जेनेटिक मेकअप कहते हैं। देखो, हमारा बॉडी जो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है किसी दूसरे के ऑर्गन को, उसका कारण क्या बताओ। कि जैसे आप जानते हैं कि मान लो ये एक डोनर है और ये एक रेसिपिएंट है। ये अपने ऑर्गन को, सिस्टम होगा इसका, जो इम्यून सिस्टम विल एक्ट अगेंस्ट द डोनर्स ऑर्गन। फॉरेन बॉडी हो जाएगा ना, वो उसके लिए फॉरेन बॉडी हो जाएगा। तो रेसिपिएंट क्या चाहेगा, उसको अपने बॉडी से मैं बाहर फेंकूं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना ही है, तो हमें जेनेटिक मेकअप को थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। जितना डिस्टिंक्ट जेनेटिक्स होगा उतना ज्यादा चांसेस ऑफ क्या होगा, उसका रिजेक्शन होता है। जैसे देखो, जैसे टर्म यूज करते हैं, देखो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। देखो कुछ मैं टर्म लिख रहा हूं, आइसोग्राफ्ट, फिर एक टर्म होता है ऑटोग्राफ्ट, फिर एक टर्म देखो कहते हैं होमोग्राफ्ट कहते हैं, फिर देखो एक को कहते हैं हेटेरोग्राफ्ट, और इसी को जीनोग्राफ्ट भी कहते हैं। देखो, ये ग्राफ्टिंग है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग कहते हैं, आइसोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, हाँ जी, और हेटेरोग्राफ्ट कहा जाता है। जैसे आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस। ये तो पूरी तरह से जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, तो इनमें रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। आइसोग्राफ्टिंग कहने का मतलब इसमें ये है कि डोनर और रेसिपिएंट जो होते हैं उसमें आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो दे आर कंप्लीटली जेनेटिकल सिमिलर, एंड हेंस देयर इज नो चांस ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन। फिर देखो, ऑटोग्राफ्ट कहते हैं सेम बॉडी पार्ट्स का यूज होता है। जैसे मान लो आपके स्किन का कहीं कोई पार्ट, फेस का स्किन कहीं बर्न कर जाए, है ना, तो वो तो अच्छा नहीं लगता उसको, तो आप अपने ही बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से स्किन को हटाकर अपने बॉडी में यूज कर लेंगे। तो आप अपने ही ऑर्गन को यूज कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको? इसी को कहते हैं ऑटोग्राफ्ट कहा जाता है। अब होमोग्राफ्ट क्या है, देखो जैसे सिबलिंग, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद देखो क्लोज रिलेटिव्स, फिर कहते हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स की बात की जाती है। बट आप जानते हैं इसमें कि आपसे नजदीक, आपसे जेनेटिकली सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो आपके भाई बहन है। पेरेंट्स से भी ज्यादा अगर आप देखें तो आपका जो सिबलिंग्स है, आपके जो भाई बहन है, वो आपसे ज्यादा जेनेटिकली मैच करते हैं इन रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। तो अगर आपको ऑर्गन लेने की जरूरत है, तो आपका जो पहला प्रेफरेंस होगा, अगर आपके पास कोई आइसोग्राफ्टिंग वाला चांस नहीं है, तो आपका जो पहला प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा बताओ? वो सिबलिंग होगा, भाई बहन होंगे आपके। उसके बाद पेरेंट्स की बात करेंगे आप, पेरेंट्स से भी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्लोज रिलेटिव्स की बात करेंगे आप, क्योंकि ये जेनेटिकली काफी क्लोज होते हैं। लेकिन
ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस हर जगह मिलेंगे आपको थोड़े बहुत, उसको हम ठीक कर सकते हैं, सप्रेस किया जा सकता है उसको, लेकिन उसको आप कंप्लीटली रोक नहीं सकते। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो होमोग्राफ्टिंग कहते हैं ये आपको अपने ही स्पीसीज के बीच में देखना पड़ेगा। इसमें डोनर और रिसिपिएंट जो होता है वो एक ही स्पीसीज के होते हैं, लेकिन अगर मान लो ये एक थ्योरेटिकल कंडीशन है कि अगर ऐसा कुछ ना हो और ये ग्राफ्टिंग दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है, इसी को हेटेरोग्राफ्ट या इसी को जीनोग्राफ्ट भी कहते हैं। ग्राफ्टिंग बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं है, इसका कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंस मिला भी नहीं है, बट ये टर्म यूज करते हैं कि अगर आप दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में ग्राफ्टिंग करें तो ऐसे ग्राफ्ट को क्या बोलते हैं बताओ? इसी को हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप होमोग्राफ्ट कर रहे हैं अगर, तो हमें यूज करना पड़ेगा, हमें देखो, तो रेसिपिएंट के बॉडी में क्या यूज करेंगे? यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग कहते हैं टू अवॉइड रिजेक्शन, टू अवॉइड रिजेक्शन कहा जाता है। हाँ जी, इसमें साइक्लोस्पोरिन आता है। हाँ, दवाइयां हैं जो आपने पढ़ा भी होगा बॉटनी वगैरह में, साइक्लोस्पोरिन आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह भी होते हैं। ये जो दवाइयां होती हैं, ये दवाइयां जो होती हैं, देखो साइक्लोस्पोरिन ए, यस राइट, और ये इसे हम इम्यूनो सप्रेसेंट के लिए यूज करते हैं, और आपको यूज यहीं से करना पड़ेगा, सिबलिंग से यूज करना पड़ेगा, पेरेंट्स की बात तभी यूज करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार यूज करके आपने छोड़ दिया। जिस आदमी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं आपको इम्यून सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और ऐसे आदमी बहुत फ्री नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में यस वो ट्रीटमेंट चलता रहता है उनका, और ऐसे आदमी को कहा जाता है कि आप ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पे इंफेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि रेसिपिएंट के बॉडी में अगर आप क्या डालेंगे इम्यूनो सप्रेसर ड्रग, तो ये आदमी तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। रेसिपिएंट को क्या बोलते हैं बताओ? ये मस्ट बी, क्या बोलते हैं इसको? इसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है, क्योंकि आपने इसके इम्यून सिस्टम को दबा दिया है, सप्रेस कर दिया है। तो रेसिपिएंट उतनी अच्छी लाइफ नहीं जी सकता जितने आप जी रहे हैं, क्योंकि आपने उसके बॉडी में ऐसी दवाई डाल दी है जो उसके इम्यून सिस्टम को दबा के रखता है। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम जग गया, बहुत बुरी तरह से जग गया, कुंभकर्ण के नींद से जगेगा वो, तो क्या करेगा बताओ? वो आपके बॉडी में जो ऑर्गन अभी आया है उसे क्या करेगा? वो रिजेक्ट कर देगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमें अपने इम्यूनिटी को कम कर लिया है जानबूझकर, दवाई खाकर हमने कम किया हुआ उसको। तो आपको ऐसी जगह पे अवॉइड करना पड़ेगा जहां पर, जैसे कहते हैं कोरोना का टाइम, तो जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह किया गया है, ऐसे लोगों में इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो जिस बॉडी में, अब ठीक है ना, जिसके बॉडी में ऑर्गन को ट्रांसफर किया गया है, ऐसे आदमी को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम है कि आप उस इन्फेक्शन को जल्दी झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी जानबूझकर कम कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मैंने पहले भी कह दिया था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होता है ये किलर टी सेल्स की वजह से होता है। तो हमें अपने किलर टी सेल्स के एक्शन को रोक के रखना है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बेसिकली we need to suppress the action of, आंसर क्या होगा? एक्शन ऑफ किलर टी सेल्स। इट मे बी, देखो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में अगले साल आपके एग्जाम में
मैंने क्या कहा कि ये जो दवाइयां होती है ना, साइक्लोस्पोरिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो दवाइयां होती हैं ये इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करके रखता है ताकि आप अपनी बॉडी में ऑर्गन को एक्सेप्ट करें। समझ में आ गया? लिखा हुआ देखो, ये जो दवाइयां होती हैं साइक्लोस्पोरिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये क्या कहते हैं? इन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कहा जाता है। क्लियर? तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वी नीड टू सप्रेस द एक्शन ऑफ, ऑप्शन दिया गया बी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, तो आंसर क्या होगा? किलर टी सेल्स। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? सब क्लियर है यहां तक? चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की। टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखिए कितने तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं इसको। तो देखो, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये दो तरह का होता है, एक पैसिव कहते हैं और एक एक्टिव कहते हैं। देखो, एक पैसिव है और एक क्या बताओ? एक्टिव होता है। पैसिव वो होता है जिसमें आपके बॉडी में बना बनाया हुआ कुछ चीजें डाल दी जाती हैं। हम अपने बॉडी में कुछ नहीं बना रहे, बाहर से मतलब कहीं और प्रिपेयर किया गया है, हमारा जो इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है और वो हमारे बॉडी में डाला गया। देखो, तो पैसिव में क्या होता है इसे लिखते हैं, देखो प्री फॉर्म्ड antibodies are administered to fight against infectious agent। देखो, प्री फॉर्म्ड होता है मतलब एंटीबॉडीज आप नहीं बना रहे, एंटीबॉडीज बाहर बना हुआ, पहले से बना हुआ है और सीधा आपकी बॉडी में हमने एंटीबॉडी डाल दिया। एंटीबॉडी आपके सेल्स नहीं बना रहे, वो बना बनाया हुआ एंटीबॉडीज मार्केट में अवेलेबल है। वो बना बनाया हुआ एंटीबॉडीज मार्केट में अवेलेबल है और हमने अपने बॉडी में डाल दिया उसको। इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है ना। लेकिन अगर हमने अपने बॉडी में एक्सपोज किया है किसी एंटीजेंस को और मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट किया जा रहा है और आपकी बॉडी के सेल्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे बताओ? इसे कहते हैं एक्टिव। तो देखो, एक्टिव में क्या होता है, देखो component of immune system generate memory based immune response after the exposure of specific antigens कहते हैं।
component of immune system generate memory based immune response after the exposure of specific antigens. मतलब एंटीजेंस के डालने के बाद हमारा बॉडी खुद तैयार कर रहा है, खुद उस तरह के एंटीजेंस को पहचान कर उसका मेमोरी अपने अंदर फीड कर रहा है और वो आपकी बॉडी को एक लंबे समय के लिए तैयार करेगा उस चीज से फाइट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पैसिव जो होता है इम्यूनिटी, ये तुरंत एक्शन करता है, इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए होता है। अभी डाला गया, 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ये लंबे समय के लिए नहीं होता। तो देखो ऐसा लिखते हैं पैसिव वाले पार्ट में, इसका फास्ट एक्शन होता है बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल कहता है। अभी रुक जाओ भाई, मुझे पूरा करने दो ना, सारी क्वेरीज एक ही बार में हो जाएगा क्या? अभी पढ़ाने तो दो भाई, वैक्सीन कर रहे हो, थोड़ा सब्र करो, हैव पेशेंस। और देखो एक्टिव में क्या कहते हैं बताओ, इसमें स्लो एक्शन होता है बट ये लाइफ लॉन्ग होता है। देखिए ये स्लो एक्शन कहते हैं बट फॉर लाइफ लॉन्ग होता है। ये धीरे धीरे काम करेगा, इसका जनरेशन स्लो होता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग, एक बार इसकी मेमोरी आपके बॉडी में डाल दिया तो फिर आपको, जैसे अगर आप वही बात है ना, अगर आप कोई चीज डाटा अपने कंप्यूटर में डालते हैं, डेटा को आपने तो उसमें यूज कर तो कर लिया, लेकिन अगर आपने सेव नहीं किया तो दोबारा तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसका, वही चीज होता है। इसमें डेटा जो दिया गया वो सेव नहीं होता, बस वन टाइम यूज है इसका, ये अभी गया खत्म। लेकिन इसमें अलग होता है, इसमें उस डेटा को सेव किया जाता है कि क्या एक्शन हुआ था और दोबारा कैसे लड़ना है उससे, तो पूरा एक मेमोरी तैयार किया जाता है। और मैंने कहा था कि ये मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। जैसे देखो अब यहाँ देखो, ये जो पैसिव होता है इसके 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, वन इज कॉल्ड नापी and one is called API. नापी आपी। और यहां भी देखो 2 होता है, एक होता है नाई और एक होता है आई। देखो तो पैसिव के 2 टाइप हैं, देखो नापी आपी, और एक्टिव के भी 2 टाइप हैं, नाई और आई। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि नापी का मतलब यहां पर क्या है। व्हाट इज नापी? नापी इज कॉल्ड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। लिखो यहाँ पे नापी का पूरा नाम लिखो, यहाँ लिखिए नापी का पूरा नाम क्या होता है। नापी इज कॉल्ड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। यस, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। और आपी का मतलब समझ में आ गया आपको, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं इसको। नापी is called naturally acquired passive immunity and RP is called artificially acquired passive immunity. सेम देखो यहां पर भी है। नाई का मतलब क्या हो गया बताओ? नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और आरपी का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब जो भी क्वायरीज आपके दिमाग में आ रहा था, यस, आई का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। समझ में आ गया सबको ये? अब एग्जांपल आपके दिमाग में सब आ जाएगा। देखो नापी, देखो नापी में आता है कोलेस्ट्रॉल, नापी में कोलेस्ट्रॉल आता है बच्चों। और देखो एक टर्म है एटीएस, या देखो आता है एंटी वेनम।
एंटी टेटनस सेरम कहते हैं। देखो, जब आपको चोट लग जाता है कई बार रस्टेड चीज से, तो डॉक्टर वैक्सीन ही देता है ना बॉडी में, वो तुरंत आपको एक इंजेक्शन देता है, उसका नाम ही एटीएस होता है, एंटी टेटनस सेरम कहते हैं उसको। वो बना हुआ एंटीबॉडी है जिसे हमारे बॉडी में डाल देते हैं, तुरंत इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसका। तो एटीएस का जो इंजेक्शन होता है, एटीएस इंजेक्शन, एंटी टेटनस सेरम इंजेक्शन आता है, और हम सभी ने इसका यूज किया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा लकी इंसान हो जिसको एटीएस का इंजेक्शन ना पड़ा हो। हर आदमी कहीं ना कहीं इंजर्ड होता है, कई बार एक्सीडेंट होता है उसका, रोड पे गिर जाता है, तो डॉक्टर का सबसे पहला काम है कि इंजर्ड पार्ट को साफ सुथरा करके वो तुरंत आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। टेटवैक कहते हैं, टेटवैक का इंजेक्शन कहा जाता है। हाँ जी, लगा है सबको ना बेटा? सबको लगता है? अरे नहीं लगा है तो डोंट वरी, चिंता मत करो, भगवान से करे कि ना लगे, बट nobody knows what is future। बट ये ऐसा कोई बहुत हैवी इंजेक्शन तो होता नहीं है। हाँ देखो, 10 बार ज्यादा लग गया होगा मौलिक जी को। मौलिक जी बड़े चोटिल इंसान है। चलिए ठीक है। हाँ, ये वाला भले किसी को ना लगा हो या किसी ने यूज नहीं किया हो अभी तक, एंटी वेनम। सांप, जहरीले सांप जो काट लेते हैं, तो सांप के काटने के बाद क्या होता है पता है ना? कि डॉक्टर आपको एंटी वेनम देते हैं। हाँ, स्नेक बाइट के बाद स्नेक के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी वेनम पहले से तैयार होता है। अब देखो, ये बड़ा यूनिक चीज है कि एंटी वेनम तैयार कैसे होता है। शायद मैंने बताया था आपको कि हॉर्स जो होता है ना, हॉर्स, ये आपके ना हिमाचल में कोई जगह है वहां बनता है, मुंबई में भी बनता है, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है करके कोई, जहां पर एंटी वेनम तैयार किया जाता है। और ये मेरे ख्याल से हिमाचल में भी एक जगह है जहाँ पे एंटी वेनम की दवाइयां बनती हैं। एंटी वेनम बनता कैसे है? तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है इसका। हॉर्स जो होता है ना, घोड़ा जो होता है, उसका बॉडी नेचुरली बहुत इम्यून होता है। देखो कितना बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको। हॉर्स का बॉडी जो होता है वो बहुत ज्यादा इम्यून होता है, नेचुरली इम्यून होता है। और हॉर्स का जो रेजिस्टेंस पावर होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक नाले जैसे कोबरा है या करैत है, ये सब पॉइजनस स्नेक होते हैं, इनके वेनम को निकालकर उसे डाइल्यूट कर देते हैं। वेनम को निकालकर डाइल्यूट कर दिया गया, और डाइल्यूट करने के बाद ये हॉर्स के बॉडी में डाल देते हैं। तो हॉर्स के बॉडी में जाने के बाद हॉर्स के लिए वो क्या हो गया, एंटीजन हो गया ना। वो जो डाइल्यूटेड वेनम था, अब बहुत थोड़े अमाउंट में डालते हैं, एज ए वैक्सीन डाल देते हैं उसके बॉडी में। तो हॉर्स क्या करेगा, अब अपने ब्लड में उसके अगेंस्ट क्या तैयार करेगा, एंटीबॉडीज, और उसी ब्लड से उस एंटीबॉडी को निकालकर हमने क्या बना लिया, एंटी वेनम बना लिया। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एंटी वेनम के बनने का जो तरीका होता है वो एक्टिवली होता है, बट उसका जो एप्लीकेशन होता है वो क्या बताओ, वो पैसिवली होता है। ये यूनिक चीज है। देखो, जिस तरीके से बनाया गया एंटी वेनम वो तो एक्टिव होता है, बट जिसका एप्लीकेशन हो रहा है, जिसका यूज हो रहा है, वो क्या बताओ, वो पैसिवली होता है। तो ये दो एग्जांपल याद रखिएगा। एंटी टेटनस, हाँ, हॉर्स के लिए एक्टिव है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हॉर्स के लिए एक्टिव है, लेकिन जब आप यूज करोगे इसको तो आपके लिए क्या होगा, ये पैसिव हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा कि ह्यूमंस के लिए पैसिव है, एप्लीकेशन ऑफ एंटी वेनम इज पैसिव, बट इट्स प्रोडक्शन इज एक्टिव। एप्लीकेशन जो ह्यूमंस बॉडी में होगा वो पैसिवली होता है, बट इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एक्टिवली होता है। क्लियर? समझ में आ गया सबको ये चीज यहां तक? अब देखो, अब इस पे आते हैं, नाई और आई पे। अब आते हैं नाई और, हाँ, हॉर्स के लिए एक्टिव होता है। अब आते हैं नाई और आई पे। देखो ये क्या होता है। अच्छा बताओ, जैसे एक आदमी, मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म के तुरंत बाद उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लो उसको कोई डिजीज हो जाता है अगर, मान लो, और हमने उसको कोई दवाई नहीं दिया। मान लो एक वायरस का इन्फेक्शन हो गया बर्थ के बाद ही, जैसे होता था पहले स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स वगैरह जो होता था, पीलिया, कोई देखो, पीलिया जो है जॉन्डिस का पार्ट है, वो कई वजह से होता है।
मैं इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहा हूँ। जैसे पहले स्मॉल पॉक्स की बात करें, तो पहले जो स्मॉल पॉक्स होता था तो उसकी कोई दवाई नहीं थी। स्मॉल पॉक्स बच्चे में अगर हो गया तो 90% चांस होता था कि बच्चे का डेथ हो जाता था। 10% जो बच जाते थे वो लाइफ लॉन्ग स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो जाते थे। अब वो लोग कैसे? एक जिंदा वायरस आपके बॉडी में आया है, खतरनाक वायरस बॉडी में आया है, और आपने उसको रोक दिया, आपका रेजिस्टेंस पावर उसके साथ लड़ गया, तो आपने नेचुरली एक इम्यूनिटी डेवलप कर लिया ना। तो देखो, इन्फेक्शन के बाद जो आप एक इन्फेक्शन के बाद जो आपने एक नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट किया है और वो इन्फेक्शन डाला नहीं किया है, वो नेचुरली आपके बॉडी में आया है। तो नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरली आपने इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाएंगे आप, उसी को क्या बोलते हैं बताओ? नाई कहा जाता है। तो लिखो नाई वाले एग्जांपल में, यहां लिखिए, लिखो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, लिख लो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर द natural after the natural interaction with the pathogens, natural infection from the pathogens, जो डिजीज कॉजिंग होते हैं पैथोजेंस। समझ में आ गया बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं? कि कोई वैक्सीन नहीं दिया गया अभी आपको, खुद ही एक जिंदा वायरस बैक्टीरिया बॉडी में गया और हमने उसको डिफीट किया और हमने उसके अगेंस्ट एक मेमोरी डेवलप कर लिया। हो सकता है, यस, एंड आई एम टेलिंग यू बच्चे, कोरोना के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अब तो लगता है WHO भी इसी का इंतजार कर रहा है कि आप धीरे धीरे खुद ही इम्यूनिटी क्या करें, डेवलप कर लें उसके अगेंस्ट। अब जितना लंबा टाइम चलेगा, होना यही है कि काफी सारे लोग एक नेचुरल इम्यूनिटी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, कि आने वाले समय में यही होने वाला है कि धीरे धीरे कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी हमारे बॉडी में एक नाई वाला पार्ट हो जाएगा। जब तक ये आई नहीं आ जाता तब तक नाई का ही भरोसा है बच्चों, याद रखना। जब तक आई नहीं आता तब तक नाई का भरोसा है। क्यों कितना? तो देखो मैंने क्या कहा कि देखो कि कोरोना के अगेंस्ट अगर जब तक आई नहीं आएगा तब तक नाई का ही भरोसा है। मैंने क्या बताया आपको कि जब तक आई नहीं आ जाता तब तक नाई का भरोसा है कोरोना के लिए, और कोई तरीका नहीं है बच्चे। हमें नेचुरली अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, नेचुरली इम्यून होना पड़ेगा, अदरवाइज हमें इसका इंतजार है। देखो इसका इंतजार है आई का। और आई क्या होता है बताओ? जितने भी वैक्सीन्स होते हैं, जितने भी वैक्सीन्स यूज किए जाते हैं बॉडी के अंदर, all kind of vaccines that are given to the body are called artificially acquired active immunity कहते हैं इसको। अब देखो वही तो मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों में कोविड का वायरस आ गया, काफी लोग कोविड के शिकार हुए, वो ठीक भी हो गए, मतलब उसके बॉडी में इम्यूनिटी तो डेवलप हुआ है ना, लेकिन वो कितना ज्यादा कारगर है ये पता नहीं है। क्या सेकेंड टाइम उनमें होगा या नहीं होगा, इसका भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि आई जो होगा, जितने भी वैक्सीन्स होते हैं, देखो ऑल काइंड ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ वैक्सीन, इसको आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी वैक्सीन पे ही होगा। देखो कि वैक्सीन कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्सीन्स आर द एग्जांपल ऑफ नापी, आपी, नाई, आई। तो मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा कि नापी, आपी, नाई, आई क्या होता है। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, दैट्स ग्रेट। आई हो गया ना, ऑल वैक्सीन्स, ऑल काइंड ऑफ वैक्सीन्स आर कॉल्ड आई, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो अभी मैं वही कह रहा हूं कि जब तक
कोरोना का आई नहीं आ जाता तब तक नाई का भरोसा है। जब आई आ जाएगा तो हम नाई से मुक्त हो पाएंगे, लेकिन जब तक आई नहीं आता तब तक तो नाई का ही भरोसा है बच्चों। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं सबको? इज दैट ऑल क्लियर? चलिए अब लिखो आगे, वैक्सीन के बारे में लिखो। अब लिखो वैक्सीन क्या होता है, लिखिए वैक्सीन के बारे में। लिखो वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन। वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन of microorganisms such as bacteria and virus and their products administered through prevent infectious diseases. देखो वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन ऑफ microorganisms such as bacteria, viruses or their products administered for prevention कर लो, prevention of infectious diseases। समझ में आ रहा है बच्चों वैक्सीन क्या होता है ना? ये एक तरह का एंटीजेनिक प्रिपरेशन है, जिस चीज से, जिस बैक्टीरिया वायरस से आपको बीमारी होता है उसी का कुछ पार्ट्स या कंप्लीट पार्ट उसका। तो देखो, तो वैक्सीन्स कहते हैं ये दो तरह का हो सकता है। देखो जैसे होल वैक्सीन कहते हैं, कंप्लीट वैक्सीन कहा जाता है, कंप्लीट वैक्सीन कहते हैं, या एक होता है सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं, सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है। कंप्लीट वैक्सीन कहने का मतलब पूरा का पूरा। देखो इसमें क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक लिखते हैं इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन कहता है, किल्ड वैक्सीन होता है, और एक को कहते हैं देखो एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। देखिए इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन कहते हैं, और एक को एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, अब ये इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, इस वायरस को आप केमिकली ट्रीट करो, केमिकली ट्रीटेड एंड किल्ड। देखिए आपने क्या किया, बैक्टीरिया और वायरस को केमिकली ट्रीट किया और उसको किल कर दिया आपने पूरी तरह से, और उसी मरे हुए बैक्टीरिया वायरस को आपकी बॉडी में डाल दिया गया। तो पूरा का पूरा कंप्लीट कहने का मतलब पूरा का पूरा बैक्टीरिया जो और वायरस जो होता है उसको आपने किल कर दिया है हीट
वैसे केमिकली ट्रीटमेंट होता है, केमिकली ट्रीट करते हैं उसको, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह में डालकर उसको किल कर दिया जाता है। तो पूरी तरह से मार दिया गया उसको और आपके बॉडी में डाल दिया गया। तो जैसे आपके बॉडी में आएगा उस मॉलिक्यूल्स का, उस पैथोजेंस का जो एंटीजेनिक बिहेवियर होता है, उसके अगेंस्ट आपके बॉडी में एक मेमोरी डेवलप हो जाता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, वैक्सीन क्या होता है, इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे बैक्टीरिया वायरस होता है, उसी का ये पार्ट होता है, उसी को कहते हैं एंटीजेनिक प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस एंड देयर प्रोडक्ट्स। जैसे उसका पॉलीपेप्टाइड हो, पॉलीसेकेराइड हो, वो भी यूज करते हैं, या तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया या वायरस यूज कर लिया, या उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो आपके बॉडी में डाल दिया जाता है और हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी क्या करेगा बताओ, डेवलप करता है। प्रोडक्ट्स एडमिनिस्टर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। जिस चीज से आपको बीमारी होती है, जिस बैक्टीरिया वायरस से आपको प्रॉब्लम होता है, उसी बैक्टीरिया वायरस के कंप्लीट पार्ट को या उसके कुछ पार्ट्स को अगर कंप्लीट डाल दिया, अगर एक होल वैक्सीन भी कहते हैं इसको, कंप्लीट वैक्सीन कहते हैं इसको, या उसका कुछ पार्ट्स बॉडी में डाला जाता है, उसको सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है। और कंप्लीट देखो दो तरह का होता है, एक इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन होता है, और दूसरा क्या बताओ, एटेन्युएटेड वैक्सीन कहते हैं। एटेन्युएटेड वैक्सीन का मतलब इसको लाइव बट वीकेंड पैथोजेंस कहते हैं। नहीं, ये जिंदा होता है लेकिन कहो काफी कमजोर हो बना दिया जाता है ताकि ये डिजीज करने के लायक नहीं होता। देखो एक तो इनएक्टिवेटेड होता है जो पूरी तरह से मार दिया आपने। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, जो प्रिमिटिव पोलियो वैक्सीन थे, प्रिमिटिव पोलियो वैक्सीन, अब तो दूसरा आ रहा है, इन्हें जो कहते हैं पर्ट्यूसिस वगैरह जो होता है, कुकिंग कफ का जो वैक्सीन दिया जाता है, इवन रेबीज वगैरह के वैक्सीन जो दिए जाते हैं अभी बच्चों, कुत्तों में दिया जाता है वैक्सीन रेबीज का, है ना। देखो तो ये सब एग्जांपल किसका है बताओ, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन कहते हैं इसको। एग्जांपल समझ में आ गया, बताओ क्या क्या हो गया इसमें, तीन एग्जांपल है इसमें। देखो पर्ट्यूसिस कुकिंग कफ को कहते हैं, है ना। रेबीज जानते हैं आप, और पहले जो देते थे पोलियो वैक्सीन, उसके इंजेक्शंस के फॉर्म आते थे पहले, पोलियो वैक्सीन जो पहले दिए जाते थे वो हीट किल्ड, मतलब वो थोड़ा अलग तरह का वैक्सीन था। तो ये सब जो देखो, ये सब जो है ये हीट किल्ड वैक्सीन कहा जाता था इसको, या केमिकली किल्ड कहते थे इसको, है ना। लेकिन अब जो वैक्सीन, काफी सारे वैक्सीन जो अब बन रहे हैं वो एटेन्यूएटेड वैक्सीन हैं। वायरस और बैक्टीरिया जिंदा है बट उसको इतना ज्यादा वीक कर दिया गया है, बार बार उसके न्यूट्रिटिव मीडियम को चेंज करके कई बार कल्चर करते हैं उसको। मल्टीपल कल्चर करने के बाद, जैसे कोई न्यूट्रिशनल मीडियम होता है, उस मीडियम में किसी चीज को कम कर दो आप, अमाउंट को कम कर दो और बार बार उसे कल्चर करते रहिएगा। मल्टीपल कल्चर करने के बाद क्या होगा, वो बैक्टीरिया वायरस इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि वो आपकी बॉडी में आने के बाद आपके मेमोरी सिस्टम को तो रेस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो आप पे उसका एक्शन नहीं कर पाएगा, डिजीज क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे देखो इसको लाइव बट वीक पैथोजेंस कहा जाता है, और ये कैसे क्रिएट करते हैं, इट इज क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल कल्चर मेथड। एक ऐसे सिस्टम में ग्रो करते हैं इसको, जो बार बार ग्रो करते रहेंगे उसको, तो उस बैक्टीरिया वायरस का डिजीज कॉजिंग पार्ट क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं एटेन्युएटेड वैक्सीन। एग्जांपल देखो, ओपीवी अभी जो वैक्सीन दे रहे हैं, बीसीजी के वैक्सीन की बात करेंगे, एमएमआर के वैक्सीन की बात करेंगे। देखो ये सब वैक्सीन जो दिए जाते हैं अभी, ये सब एग्जांपल है किसका बताओ, एटेन्युएटेड वैक्सीन कहते हैं इसको। ओरल पोलियो वैक्सीन,
बीसीजी का वैक्सीन, एमएमआर का वैक्सीन, इन सभी को एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, और देखो सब्लिट वैक्सीन में क्या करते हैं, यूज ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यूज ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, use of antigenic polypeptide molecule of pathogens। देखिए अब देखो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, अब इसको इस तरह से फ्रेम किया गया है। अब देखो स्टमक तक वो जाएगा नहीं ना, पहले वो आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, वहां तक पहुंचेगा तब तो। क्या स्टमक में ब्लड वेसल्स होते हैं क्या? अरे उसके पहले भी अब्जॉर्ब हो सकता है वो। ये बताओ मुंह में चॉकलेट रखते तो क्या पेट में जाकर वो उसका टेस्ट पता चलता है क्या? मुंह में पता चल जाता है वो। तो फिर समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अरे बुझ गया ना? ठीक है, अब यहां देखो, अब देखो मैं सब यूनिट की बात कर रहा हूं। यूज ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ पैथोजेंस। एक पैथोजेंस का सेविन ओपीवी का दूसरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। दो बूंद जिंदगी के, दो बूंद जिंदगी के जो कहते हैं ना, वो एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जांपल है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो यूज ऑफ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ऑफ पैथोजेंस, जो उसका पॉलीपेप्टाइड वगैरह होता है, उसके जानते हैं वैक्सीन वगैरह जो वायरस वगैरह होता है, उसका कोट जो होता है, कवरिंग जो होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। उस प्रोटीन का आप यूज करेंगे एज ए वैक्सीन। और देखो जैसे आपने पढ़ा होगा हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, और इसमें इस सेल को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। देखो इसमें क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है, उस वायरस का उस जेनेटिक पार्ट को हम निकाल लेते हैं, जिस जेनेटिक पार्ट से वो पॉलीपेप्टाइड बनाता है। देखो कितना बढ़िया ये प्रोसेस है कि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है, उस वायरस का उस प्रोटीन के जीन्स को हम निकाल लेते हैं, जिसके थ्रू वो अपने पॉलीपेप्टाइड को बनाता है, प्रोटीन्स को बनाता है, और उसी जीन्स को हमने एक वेक्टर के हेल्प से इस सेल के अंदर पहुंचा दिया उसको। अब वो इस सेल क्या करेगा, उस जीन्स को एक्सप्रेस करता है, और वो क्या बनाएगा, लार्ज स्केल में वो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। वो ये पढ़ेंगे बायोटेक वाले पार्ट में, अच्छे समझ में आएगा। पर इतना याद रखना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बना लेते हैं, क्योंकि उसके जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड जीन्स के थ्रू बनता है, वो पता है। पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन, प्रोटीन तो जीन से ही बनते हैं ना। तो वायरस के जीन्स को आप इस सेल में डाल दो, इस सेल क्या करेगा, उसको ट्रांसक्राइब भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, और ट्रांसलेट करेगा तो लार्ज स्केल में क्या बनेगा बताओ, वो प्रोटीन बनाएगा वायरस का, और वो प्रोटीन आपके लिए क्या होगा बताओ। नाउ दैट प्रोटीन विल एक्ट लाइक एज क्या, दैट प्रोटीन विल एक्ट लाइक एज अ काइंड ऑफ वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से बनाते हैं इन द ईस्ट सेल। ये एनसीईआरटी के वैक्सीन के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और याद रखना कि वैक्सीन जो होता है, इट जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स ऑल्सो। ऑल्दो देखो ये मेमोरी टी सेल्स जो होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता,
वैक्सीन का जो मेन पर्पस होता है मेमोरी बी सेल्स को बनाता है ये, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन बेसिकली मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स है ये, एंड इट जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। ऑल्दो मेमोरी बी सेल्स का ही 99% रोल होता है, बट मेमोरी टी सेल्स भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप भी इसे याद रखिएगा। तो वैक्सीनेशन समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है? वैक्सीन तो देखो, कोविड वैक्सीन के अगले बताओ, प्रॉब्लम क्या है कि कोविड के जो वायरसेस होते हैं, इसका एंटीजन आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जिस एंटीजन को लेकर हम दवाई बना रहे हैं, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एंटीजन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये याद रखिएगा कि एड्स का वैक्सीन क्यों नहीं बना अभी तक। म्यूटेशन रेट काफी फास्ट है, इसके जो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत रैपिडली चेंज करता है। तो अगर मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं होगा तो वैक्सीन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि व्हाई स्टिल वी आर नॉट एबल टू मेक द वैक्सीन ऑफ एड्स वायरस। आंसर क्या है इसका? बिकॉज एड्स वायरस एंटीजन इज वेरी मच वेरिएबल, इट इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ रैपिड म्यूटेशन, और जितना फास्ट म्यूटेट करेगा उतना दिक्कत होगा आपको वैक्सीन बनाने में। समझ में आ गया? तो वैक्सीनेशन का जो फायदा होता है, व्हाई वैक्सीनेशन वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, व्हाई वैक्सीन्स वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन? आंसर क्या बताओ? इट जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स, बट मेनली इज कॉल्ड मेमोरी बी सेल्स। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हो गया आपका वैक्सीन्स की कहानी। अगली क्लास में बताऊंगा आपको इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। सब यूनिट का मतलब क्या होता है? उसका एक पार्ट, पूरा का पूरा वो बैक्टीरिया वायरस नहीं। सब यूनिट का मतलब होता है उसका एक पार्ट, जैसे उसका पॉलीपेप्टाइड, उसका पॉलीसेकेराइड, उसे यूज कर रहे हैं आप। पूरा का पूरा आप बैक्टीरिया वायरस यूज नहीं कर रहे हैं, उसका यूनिट यूज कर रहे हो आप। सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है इसी में आएगा, सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं इसको, सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।